हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी विद गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जो है वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस लाने वाला हूं। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि साइंस एक मोस्ट टॉपिक हो जाता है हमारे, चाहे वो रेलवे ले लो, आप एसएससी ले लो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ले लो। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन की वेटेज ठीक ठाक रहती है और लगभग आपको 5 से 6 नंबर ये यहाँ से दिला देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आप एज ए टेस्ट इसको कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी बायोलॉजी वीक है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए दोस्तों, वक्त ना लेते हुए सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यस, तो राइट आंसर इज अरस्तु। दोस्तों जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपसे पूछे जंतु विज्ञान, तो भाई जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। न अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों प्राचीन वर्गीकी, जिसको हम टैक्सोनोमी कहते हैं दोस्तों, तो टैक्सोनोमी के पिता भी हमारे अरस्तु हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? यहां से ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी के ऊपर दोस्तों ये कार्ल लिनियस जैसे लिखा हुआ है, तो कार्ल लिनियस ने किसकी खोज की थी दोस्तों? किसके जन्मदाता है? यह द्विपद्धति नाम, जो द्विपद्धति दी थी ना नाम की इन्होंने, तो उसी के जन्मदाता कार्ल लिनियस है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इनको दोस्तों बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि रेलवे हो या एसएससी हो या दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, वहां से अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड मिलते हैं कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? एंड द आंसर इज डी, जीव द्रव्य। दोस्तों जो हमारा जीव द्रव्य रहता है वो ही हमारे जीवन का भौतिक आधार है, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है और आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? दोस्तों आपको 3 सेकंड मिलते हैं। एंड द ऑप्शन इज बी, रॉबर्ट हुक। दोस्तों सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? तो भाई हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने लगाया था। दोस्तों इन्होंने जो कोशिका जो खोजी थी वो एक निर्जीव कोशिका थी दोस्तों। क्लियर है? और निर्जीव कोशिका इन्होंने मतलब कहां से ली थी? वो ली थी दोस्तों कॉर्क रहता है ना, जैसे किसी बोतल की कॉर्क। दोस्तों आपने देखा होगा जैसे पुरानी फिल्मों में कोई एक ढक्कन लगा देते थे, इस पर कॉर्क, लकड़ी का कॉर्क, वहां से दोस्तों इन्होंने ये खोज किया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको आंसर जो है वो कमेंट में देना है। ठीक है, तो भाई कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों वो किसने की थी? वो की थी अल्टमैन ने दोस्तों। अल्टमैन ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी दोस्तों। यहां से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जैसे इसमें आया हुआ है लाइसोसोम, तो भाई लाइसोसोम देखिए दोस्तों, जो लाइसोसोम है ना उसकी खोज की थी डी डुबे ने। और लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं दोस्तों। क्लियर है? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लियर है? और इसके खोजकर्ता सीडी डुबे हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका केंद्रक की किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी दोस्तों। क्लियर है? और कोशिका द्रव्य जिसको हम, जो कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है दोस्तों। यहां से इतने आपके जो है ये क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसके ऑप्शंस ये थोड़ा देखो दोस्तों, मैंने अभी यहां किया हुआ है और मैं इसके नीचे क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देखो, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? मतलब पादप और जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है पर्णहरित और आंसर सी है सेंट्रियोल। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया है तो कोई बात नहीं, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूं। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कौन कौन सी सभी? तो दोस्तों एक तो आपकी कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल। देखो
जो पादप कोशिका होती है दोस्तों उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो जंतु कोशिका है उस जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और पर्णहरित भी नहीं पाया जाता है। दोस्तों आपको पता है पादप यानी कि पेड़ पौधे, उनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है दोस्तों, पर्णहरित यानी कि हरापन भी पाया जाता है, और दोस्तों सेंट्रियोड भी उनमें, केंद्रक भी उनमें पाया जाता है। क्लियर है? यहां से आपके ये तीनों टॉपिक, तीनों जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, और अभी आपको बताया भी है। यस, द आंसर इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या। दोस्तों ये अगर मान लो हमारे कोशिका में रहता है और दोस्तों उसको कहीं पे लगता है गड़बड़ है, तो ये खुद को क्या कर लेता है, ब्लास्ट कर लेता है, खुद को फाड़ लेता है। और दोस्तों इसकी लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो भाई इसकी खोज की थी आपकी CD डुबे ने। किसने की थी? CD डुबे ने। यह भी क्वेश्चन आपका दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों यहां से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एंड क्रिक ने। दोस्तों वाटसन एंड क्रिक ने जो है वो जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल था ना दोस्तों, उसी की खोज की थी, उसी के बारे में दोस्तों पता लगाया था कि DNA डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है। दोस्तों आपने भी देखा होगा इस तरीके से जो है ये वाला जो इसमें इस तरीके से जुड़े रहते हैं दोस्तों, ये किसने खोज की थी दोस्तों? वाटसन एंड क्रिक ने। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और भाई अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मेरा तो ये कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है कि DNA का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन ये करता है DNA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। और इसमें दोस्तों RNA होता है, तो RNA की क्या होती है? तो भाई RNA की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर दोस्तों? अगर पूछे कि DNA की मूल इकाई क्या है, तो दोस्तों इसकी मूल इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है? और देखो जो DNA का अणु होता है ना दोस्तों, तो उसके अणु के जो क्षारक होता है उसकी जो इकाइयों में संबंध होता है दोस्तों, उसमें होती है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप डाल लीजिएगा। और देखो दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताता हूं दोस्तों, आप इनको नोट भी कर लिया करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और शायद आपने पहली बार भी कुछ क्वेश्चन इसमें से किए होंगे। दोस्तों अगर आप को ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों आप एज ए प्रैक्टिस सेट इसको कीजिएगा, और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये आप हमें कमेंट में करके बता दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? नाइन्थ क्वेश्चन, RNA पाया जाता है। दोस्तों RNA किस में पाया जाता है? एंड द ऑप्शन इज सी, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है? RNA और DNA दोनों वहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है? क्लियर है? तो RNA की राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों? क्लियर है? और RNA कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों RNA 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है rRNA, एक होता है tRNA और mRNA। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है। ठीक है? अगर पूछता है आपसे कि RNA में थाइमिन क्षारक इकाई की जगह कौन सी इकाई आ जाती है, तो दोस्तों इसमें आ जाती है यूरेसिल। देखो आपका जो DNA की है और जो RNA की है उसमें यूरेसिल आ जाती है थाइमिन की जगह, बस इतना डिफरेंस होता है दोस्तों। अगर आपको थाइमिन या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप एक बार इनको देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे परीक्षाओं में 100% ये भी आगे पूछा जा सकता है, तो इसलिए दोस्तों याद करें। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है लेमार्क, ऑप्शन बी है डार्विन, और ऑप्शन सी है मेंडल, और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो देखो दोस्तों अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का दोस्तों आपको भी पता है कौन है? ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगोर जॉन मेंडल। क्लियर है दोस्तों? आप नोट करते रहना दोस्तों, और अगर आपको आता है तो दोस्तों आप एक बार और रिवाइज कर लेना दोस्तों, और आपका प्रैक्टिस सेट हो जाए तो दोस्तों अपने नंबर जो है वो कमेंट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप भेज दीजिएगा। 11वां क्वेश्चन आपको बना कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? और दोस्तों बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए 46 आ जाए, या 23 जोड़ी।
ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये हमारे गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्स और एक्स वाई, इसमें मेल कौन है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मेल और ये हो जाएगी आपकी फीमेल। क्लियर है दोस्तों। और मेल के लिए बस आपको यह है कि मेल के अंदर क्या होता है, वाई 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 पाया जाता है, ये वाई, ठीक है, ये वाई क्रोमोसोम जो है पाया जाता है। और दोस्तों आपको भी पता है कि जो जैसे कि बच्चा होता है तो उसमें लड़का या लड़की निर्धारित किस लिंग पे करता है, तो दोस्तों वो एक मैन यानी कि इंसान के गुणसूत्र पर पूरा पूरा निर्भर रहता है कि लड़का होगा या लड़की। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं। दोस्तों अगर आपने मेरी रोग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे मैंने आनुवंशिक से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग और आपके प्रोटोजोआ मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोगों पर मैंने खास एक वीडियो बनाई है और वो भी दोस्तों ट्रिक से बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार देख लीजिएगा और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक से बताए हुए और आपको वो वीडियो देखने के बाद वायरस से, बैक्टीरिया से या किसी भी आनुवंशिक रोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाता है दोस्तों 12वें का कि भाई मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं, तो भाई 12वें का आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्योंकि दोस्तों वर्णनादता भी आनुवंशिक है, यानी कि आपके पेरेंट्स में आ सकती है, आपके पेरेंट्स में से आप में आ सकती है। मतलब हीमोफीलिया भी दोस्तों ये सेम है, ये भी आंखों से संबंधित है, ये भी आंखों से संबंधित, और टर्नर सिंड्रोम भी दोस्तों ये सभी जो है हमारे आनुवंशिक रोग है। इसका मतलब ये दोस्तों ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका डी ऑप्शन सही बिल्कुल हो जाएगा। देखो दोस्तों मैंने आगे कहा था ना दोस्तों, ये एक्स वाई वाला क्वेश्चन आ गया आपका। देखो लड़का पैदा होगा जब, आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए लड़का कब पैदा होगा। तो भाई लड़का कब पैदा होगा, एक्स वाई गुणसूत्र। अभी आपको समझाया मैंने, जैसे कि देखो ये दोस्तों पूरी तरीके से मर्द पर निर्भर करता है। जैसे कि दोस्तों हमारे समाज में कुरीतियां हैं कि अगर किसी लेडीज को दोस्तों बेटियां हो जाती हैं तो दोस्तों उसको लोग गलत समझते हैं कि भाई उसको मतलब उसके साथ मारपीट करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है किस पर निर्भर करता है दोस्तों, मैन पर, एक्स वाई। ठीक है, तो आज से आप आई होप कभी नहीं भूलोगे। तो नेक्स्ट दोस्तों 14वां क्वेश्चन आपका कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों हीमोफीलिया जो रोग है उससे ग्रसित व्यक्ति में किस चीज के लिए आपको लक्षण दिखेंगे आपको, बताइए जरा दोस्तों। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि रक्त का बहना बंद नहीं होता। यही दोस्तों, और हीमोफीलिया दोस्तों किसका रोग है, ये किसका रोग है दोस्तों, लीवर का। लीवर प्रभावित होता है दोस्तों हीमोफीलिया से, और रक्त का बहना बंद नहीं होता। क्लियर है दोस्तों। रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों विटामिन के की कमी से, लेकिन अगर रक्त का बहना बंद नहीं हो रहा है तो दोस्तों कौन सा रोग है आपका, हीमोफीलिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट कि जीन के बारे में, यानी कि जो जेनेटिक जीन है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि बिल्कुल सही है। तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल क्लियर है आपका दोस्तों, ये सारे के सारे बिल्कुल सही है। यह डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह आनुवंशिकी की इकाई है, बिल्कुल सही है। यह गुणसूत्र पर स्थित होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि आपके सारे के सारे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कि भाई जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। सिंथेटिक सिंथेसिस दोस्तों, कृत्रिम संश्लेषण जो जीन का था वो किसने किया था दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें ये हमारे भारतीय हैं। यस, द ऑप्शन नंबर इज सी दोस्तों, हरगोविंद खुराना। क्लियर है दोस्तों, हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम जो है कृत्रिम संश्लेषण किया था किसका, जीन का। क्लियर है दोस्तों, हरगोविंद खुराना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका प्राकृतिक चयन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक का नाम क्या है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। नीचे ऑप्शन आपको लेमार्क, अरस्तु और हरगोविंद खुराना, लेकिन इसका आंसर जो है वो ऊपर ही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक दोस्तों चार्ल्स डार्विन। डार्विनवाद जो है वो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को दर्शाता है। तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट कि आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था दोस्तों। बहुत
आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि ये भी 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मटर, मटर के पौधे पर। ठीक है दोस्तों। अगर नाइट्रोजीकरण से दोस्तों संबंधित होता है, नाइट्रोजीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है उसका दोस्तों, उसका भी जवाब मटर पीस 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 इसे कहते हैं। और आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का चुनाव किया था दोस्तों। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगर आपको आता था तो दोस्तों लाइक और कर देना। नेक्स्ट आपका कि एक वर्णाद व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? वर्णाद यानी कि जिसको दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो बताइए वो कौन कौन से रंग को वो पहचान नहीं सकता। मतलब अगर आप उसके सामने उन रंगों को रखेंगे और आप कहेंगे कि भाई बताना कौन सा रंग है, तो वो बता नहीं पाएगा। तो दोस्तों लाल व हरा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। कि वो लाल और हरे में फर्क ही नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ये लाल है या हरा, हरा उसको लाल दिखेगा, लाल उसको हरा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये कलर ब्लाइंडनेस से भी आपको क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका 20वां क्वेश्चन कि किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस बार किसी ना किसी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो भाई किस संघ को जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। तो भाई प्रोटोजोआ हो जाएगा आपका इज द राइट आंसर। दोस्तों प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से प्रमुख जंतु आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों संघ या वर्ग कह सकते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके अंदर का आपका अमीबा, एंटी अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, लिशमेशिया दोस्तों, इसी तरीके से कोलाई, एंट अमीबा और दोस्तों ट्राइकोमोनास। ठीक है, इस तरीके से और टेनॉक्स, मतलब काफी सारे जो है जंतु प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाई किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों प्रोटोजोआ को। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि भाई एक कोशिकीय जंतु जिसको जैसे अमीबा व यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों बिल्कुल मैंने अभी बताया, तो किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रोटोजोआ। यस, राइट आंसर इज डी, प्रोटोजोआ। दोस्तों अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्रिपेसोनोमा और आपका एंटी अमीबा कोलाई या फिर जिंजिवेलिस या ट्राइकोनोमास, वेजिनोलिस या फिर टेनॉक्स, इन सब को किस में रखा गया है दोस्तों? ये प्रोटोजोआ में। और आपको पता है दोस्तों यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% बनता है, किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट 22 क्वेश्चंस कि भाई मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? दोस्तों मेंढक जो सांस लेता है वो कैसे कैसे लेता है? भाई त्वचा से यानी कि स्किन से लेता है, क्लोमों से लेता है, फेफड़ों से लेता है, या फिर इन तीनों से? दोस्तों इसका सही जवाब है इन तीनों से। मतलब कहने का यह है कि भाई वो त्वचा में भी सांस ले सकता है, क्लोम से भी सांस ले सकता है और फेफड़ों से भी वो सांस ले सकता है। और दोस्तों आपको पता ही है कि जो मेंढक है वो उभयचर है, वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि भाई वो स्किन से भी सांस ले सकता है, क्लोम से भी और फेफड़े से भी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वास्तविक मछली यानी कि रियल फिश कौन सी है? दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना दोस्तों, आप ही के लिए वीडियो आते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कोई एक्स्ट्रा या फिर वाहियात कोई भी आपको क्वेश्चंस नहीं करवाता हूं, ये सारे सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और अगर आपको सब्सक्राइब किया तो दोस्तों लाइक जरूर करना। देखो लाइक करके आप कमेंट में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। दोस्तों वास्तविक मछली कौन सी है? रियल फिश। ठीक है, तो रियल फिश कौन सी है दोस्तों? आपकी हिप्पोकैम्पस। बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों हिप्पोकैम्पस। ठीक है, स्टारफिश आपकी फॉल्स मछली है, बीट्रिस स्टार आपकी फॉल्स मछली है और सी कम्बेट दोस्तों ये फॉल्स मछली है। फॉल्स मछली का मतलब ये इनकी जो है एक तरीके से फॉल्स मछली, मतलब दोस्तों इनको मछली वाली कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इनको फॉल्स फिश कहते हैं दोस्तों। और ये हिप्पोकैम्पस जो है आपका रियल फिश में आता है। ठीक है, वास्तविक। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है? तो बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं, ए है ऑस्टिकटीज, नेक्स्ट आपका एम्बिफिया, सरीसृप,
या कॉर्डिंगफिश। दोस्तों इसके तो नाम भी इंग्लिश में थोड़े ऐसी हैं, कोई बात नहीं। आपको दोस्तों बताना है कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है। दोस्तों जो आपका मेंढक है ना वो आपका एम्बीफिया। कौन सा? एम्बीफिया वर्ग का है दोस्तों। कौन सा आपका? मेंढक। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। और मेंढक उभयचर में भी आता है दोस्तों। उभयचर में कौन कौन से आते हैं भाई? मेंढक हो गया, टोड हो गया, सेलेमर हो गया, ठीक है, आदि जो है वो सब उभयचर में आते हैं। और दोस्तों एम्बीफिया इसका कौन सा क्या हो जाएगा? इसका वर्ग हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25वां और ये लास्ट रहेगा दोस्तों। स्तनियों का हृदय जो है भाई, जिसको स्तनीय यानी कि हम लोग, उनका जो हृदय होता है दोस्तों उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, कि हृदय जो है, जो हमारा स्तनीय यानी कि हमारा, वो उसमें कोष्ठक कितने होते हैं, चैम्बर कितने होते हैं दोस्तों? तो चैम्बर होते हैं दोस्तों 4। कितने होते हैं? 4 दोस्तों, 4 चैम्बर होते हैं। और जो सरीसृप होते हैं उनमें 3 चैम्बर होते हैं दोस्तों। सरीसृप कहते किसे हैं? सरीसृप का हमें पता कैसे चलेगा कि ये सरीसृप है? दोस्तों एक सबसे खास बात बताता हूं आपको, जो भी सरीसृप रहेगा ना, मतलब वो ऐसे ऐसे, जैसे आपने छिपकली देखी होगी, या आपने अब मतलब देख लो आप छिपकली को, तो वो ऐसे ऐसे इस तरीके से चलती है, एक साइड इधर झुकेगी, एक साइड इस टाइप से चलती है, तो उनको हम सरीसृप कहते हैं। और स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठक? दोस्तों 4। और दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। और हाँ, आपको मैं एक बार फिर से कह देता हूँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर नए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों स्कोर क्या रहा आपका कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कोई भाई किसी को साइंस में जिसकी साइंस वीक हो तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।